सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। गांधीनगर में वोट देने के बाद हाथ में कमल का निशान लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ सकता है। कांग्रेस ने मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। नरेंद्र मोदी जी ने आज गांधीनगर में वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से थोड़ी सी दूर पर जाकर के बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने हाथ में कमल का निशान उठा करके प्रचार करने का काम किया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। दरअसल गांधीनगर में वोट डालने के तुरंत बाद पोलिंग बूथ से थोड़ी ही दूरी पर नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी पार्टी बीजेपी का चुनाव निशान कमल फूल भी हाथ में रखे हुए थे। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। मतदान करने के बाद मोदी ने सभी लोगों से वोट देने की अपील की और लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में शामिल होने को कहा। चुनाव ये लोकतंत्र का महापर्व होता है। सभी नागरिकों ने उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है। इससे पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपना वोट डाला। गांधीनगर लालकृष्ण आडवाणी का संसदीय क्षेत्र है, जबकि मोदी खुद वडोदरा से चुनावी मैदान में है। मोदी जब मतदान केंद्र के अंदर वोट देने पहुंचे तो वहां उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा तो पास बुलाकर उसे हाथ मिलाया। बाद में घर वालों ने बच्चे से कहा कि मोदी के पैर छुओ, तो फिर वो दौड़कर आया और उसने मोदी के पांव भी छुए। मतदान करने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खुद की तस्वीर यानी कि सेल्फी भी उतारी। वोटिंग के बाद उंगली में लगे स्याही के निशान को उन्होंने अपने मोबाइल फोन में कैप्चर किया। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी वोट डाला। वो ऑटो से वोट डालने पहुंची। मतदान करने के बाद मोदी की मां ने कहा कि मेरा बेटा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर में मतदान किया। आडवाणी यहां से मौजूदा सांसद हैं और यहीं से चुनावी मैदान में भी हैं। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले अमित शाह ने गांधीनगर में अपना वोट डाला। इस मौके पर अमित शाह ने गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी को बड़े अंतर से जीतने का दावा किया। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात के गांधीनगर में मतदान किया। मधुसूदन मिस्त्री वडोदरा सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। अडानी नरेंद्र मोदी संबंधों को लेकर चर्चा में है। फिल्म स्टार और कांग्रेस नेता चिरंजीवी को हैदराबाद में पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल वो बूथ के बाहर लगी लाइन तोड़कर वोट देने आगे बढ़ गए थे, लेकिन तभी एक युवक ने विरोध किया तो माफी मांगते हुए चिरंजीवी फिर से आकर लाइन में लग गए। हालांकि चिरंजीवी का कहना है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा था, वो सिर्फ वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा कि मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष और उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपना वोट डाला। राजनाथ सिंह ने लाइन में खड़े होकर वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखनऊ मुझे वोट डाल रहा है, इसका पूरा भरोसा उन्हें है। लखनऊ में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जावेद जाफरी ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना अपना वोट डाला। इन दोनों के अलावा बीजेपी के राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में हैं। कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जायसवाल ने अपना वोट डाला। इस सीट पर प्रकाश जायसवाल का मुकाबला बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता और एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बाराबंकी में अपना वोट डाला। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने भी मतदान किया। उन्होंने लखनऊ के सरदार एरिया के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। पंजाब के बठिंडा में बादल परिवार ने मतदान किया। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे सुखबीर बादल और बहू हरसिमरत कौर के साथ वोट डाला। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ वोट डालने पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के मधेपुरा से जेडीयू उम्मीदवार शरद यादव ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने उनके खिलाफ आरजेडी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनावी मैदान में उन्हें टक्कर दे रहे हैं। उधर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोट डालना हर नागरिक की ड्यूटी और अहम जिम्मेदारी भी है।
गुजरात के राजकोट में क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने मतदान किया। पुजारा अपनी पत्नी पूजा के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान का काम जारी है। आज 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान का काम शुरू हो गया था, जो शाम तक चलेगा। यूपी के रायबरेली में वोटिंग को लेकर मतदाताओं का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनावी मैदान में हैं। आज 7वें चरण के चुनाव में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की सभी 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही बिहार की 7 सीटें भी मतदान हो रहा है। वहीं गुजरात के सभी 26 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पंजाब की 13 सीटों के लिए भी आज मतदान चल रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 संसदीय सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी वोटिंग का काम चल रहा है। 7वें चरण में जम्मू कश्मीर की 1 सीट, श्रीनगर पर मतदान का काम चला है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दमनदीव की 1 और दादरा नागर हवेली की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अलग राज्य बने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। यहाँ की 17 संसदीय सीटों के साथ साथ तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग का काम जारी है। गुजरात में वडोदरा से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। उनके सामने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री हैं। गांधीनगर से आडवाणी और अहमदाबाद ईस्ट से परेश रावल की किस्मत भी दांव पर है। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जैसे उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। कानपुर में मुरली मनोहर जोशी और श्री प्रकाश जायसवाल का मुकाबला है। धौरहरा से जितिन प्रसाद और झांसी से उमा भारती मैदान में है। अमृतसर से बीजेपी के अरुण जेटली और कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गुरदासपुर से बीजेपी के विनोद खन्ना और कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और आनंदपुर साहिब से अंबिका सोनी के भाग्य का फैसला आज जनता कर रही है। बिहार की मधेपुरा सीट से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की किस्मत का फैसला आज होगा। उनके खिलाफ आरजेडी के पप्पू यादव हैं। दरभंगा से बीजेपी के कीर्ति आजाद मैदान में है, तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर फारूक अब्दुल्ला की किस्मत दांव पर है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए दिलचस्प चक्रव्यूह तैयार किया गया है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को कौमी एकता दल ने समर्थन दे दिया है। समर्थन का ऐलान पार्टी अध्यक्ष और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने वाराणसी में किया। मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। मुख्तार अंसारी और अजय राय के बीच में दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये दोनों दुश्मन अब एक हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वाराणसी की राह मोदी के लिए मुश्किल होने वाली है। कौमी एकता दल को मनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मोर्चा संभाला था। कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी से गुलाम नबी आजाद ने वाराणसी के एक होटल में मुलाकात की थी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय भी मौजूद थे। समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एकता मंच के नेताओं के साथ संपर्क साधा और समर्थन मांगा। वाराणसी संसदीय सीट में मुस्लिम मतदाता की तादाद करीब 2.5 लाख है और चुनाव परिणाम में ये वोट बेहद मायने भी रखता है। मुख्तार अंसारी के कांग्रेस को समर्थन देने से माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट अजय राय को मिल सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ बनारस में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, उसके हक में वोट मांगेंगे, दिलाएंगे। वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उनकी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारकर किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। अब यह समर्थन कांग्रेस को मिल गया है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पिछले चुनाव में वाराणसी में दूसरे नंबर पर रहे थे। वो बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से मात्र 17,000 वोटों से हारे थे। इस बार मुख्तार वाराणसी से सटे घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस से अजय राय के साथ साथ आम आदमी पार्टी से इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है। अब अजय राय को कौमी एकता दल का समर्थन भी मिल गया है, जिसके बाद यहां कांग्रेस और मोदी का मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय ने कौमी एकता दल के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ऐसे सभी दलों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। जो भी ऐसे दल देश के
उन सबको मोदी के खिलाफ समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और इसका हम स्वागत करते हैं। वहीं बीजेपी ने अजय राय को मुख्तार अंसारी के समर्थन पर चुटकी ली है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि ऐसा समर्थन कांग्रेस को मुबारक हो। अच्छा हुआ उन्होंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, वरना मुश्किल हो जाती। ऐसे लोगों का समर्थन कांग्रेस को मुबारक हो। आई वुड हैव बीन एम्बैरेस्ड इफ यू वर सपोर्टिंग अस। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाहट में हिंसा पर उतर आए हैं। केजरीवाल ने यह बयान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के संबंध में दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी से काशी में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, झंडे बैनर उखाड़े जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज बिहार और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियां हैं। बिहार में मोदी की 4 रैलियां हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में तिरुपति में मोदी की रैली का आयोजन किया गया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम 10 मई को एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। बीजेपी के मुताबिक 10 मई तक मोदी के नाम 25 राज्यों में 437 जनसभाएं और 1350 3D रैलियां करने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा है। आंध्र के अनंतपुर में राहुल की रैली का आयोजन किया गया है। और भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए लगातार दूसरे दिन भी प्रियंका गांधी अमेठी में ही है। प्रियंका गांधी आज रोड शो भी करने वाली हैं, साथ ही कई जगहों पर उनकी नुक्कड़ सभाएं भी हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की आज यूपी में धुआंधार रैलियां हैं। श्रावस्ती, गोंडा और फैजाबाद में मुलायम की रैलियों का आयोजन किया गया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव फूलपुर और प्रतापगढ़ में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं। इन संसदीय सीटों पर समाजवादी पार्टी की जनसभाओं का आयोजन किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह की आज इलाहाबाद में चुनावी रैली है। इलाहाबाद में राजनाथ बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। लखनऊ में ठीक वोटिंग के दिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेम्स बेवन ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पूरे जोश के साथ पहुंचे ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने राजनाथ सिंह से कुछ देर तक बातचीत भी की। हिमाचल की एक चुनावी रैली में करगिल शहीद विक्रम बत्रा के बयान का इस्तेमाल मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। शहीद विक्रम बत्रा के पिता ने कहा है कि उनके बेटे के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जाए। इस तरह के कमेंट से गौरव नहीं बढ़ता। शहीदों के नाम पर राजनीति न की जाए, ये भी एक सम्मान होगा। शहीदों के नाम पर राजनीति न की जाए, ये भी एक सम्मान होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी ने पालमपुर की जनसभा में कहा था कि यह शहीद विक्रम बत्रा की भूमि है। उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर, मैं भी कहता हूं ये दिल मांगे मोर, यानी 300 से ज्यादा कमल। आपने 60 साल शासकों को दिए हैं, क्या इस सेवक को 60 महीने नहीं दे सकते? मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, ये दिल मांगे मोर। विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि अगर जवाब नहीं आता तो बाबा रामदेव को समन भी भेजा जाएगा। राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बाबा रामदेव ने एक बार फिर सफाई दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि राहुल दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां दलितों को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। एमपी के ग्वालियर में रोड शो के दौरान गाड़ी के ऊपर बैठना राहुल गांधी के लिए महंगा साबित हो सकता है। एक वकील ने इस बाबत उनके खिलाफ ग्वालियर कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आज पीएम मनमोहन सिंह की योजना आयोग के सदस्यों के साथ मीटिंग है। पीएम के इस कार्यकाल की योजना आयोग के सदस्यों के एक साथ एक आखिरी बैठक है। कालाधन मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 26 लोगों के नाम बताए हैं। इनमें 18 लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जबकि 8 लोगों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में दे दिए गए हैं। एक आखिरी बैठक है। कालाधन मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 26 लोगों के नाम बताए हैं। इनमें 18 लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जबकि 8 लोगों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में दे दिए गए हैं। इन 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
असम अरुणाचल सीमा विवाद को लेकर अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने असम सरकार पर निशाना साधा। तुकी ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन का गठन किया है। दिल्ली पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने गृह मंत्रालय से सीमा सुरक्षा को लेकर बात की और असम अरुणाचल सीमा पर सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की। अरुणाचल बॉर्डर इशू तो बहुत पहले से है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मेंटेन करने के लिए कहा है। असम का तरफ से असम का फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लोग अभी भी इंक्रोचमेंट चल रहा है। हमने होम मिनिस्टर को बताया, होम मिनिस्टर को कहा है कि वहाँ से कम इंडिपेंडेंट फोर्स भेजना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार लिया है। आज बीजेपी कैंडिडेट खुशीराम ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट धर्मवीर को महज 1 वोट से शिकस्त दी। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के वोट न डाल पाने से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ईस्ट दिल्ली नगर निगम पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। यहां मेयर के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी देवी ने 9 वोटों से जीत हासिल की। मीनाक्षी देवी को 34 जबकि कांग्रेस की तुलसी देवी को 25 वोट मिले। आईपीएल में फिक्सिंग की जांच जस्टिस मुदगल कमेटी ही करेगी या कोई और कमेटी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुदगल कमेटी ने फिक्सिंग केस की जांच के लिए हामी भर दी थी और 4 महीने में रिपोर्ट भी देने की बात कही थी। मुदगल कमेटी ने जांच के लिए हामी भर दी है, लेकिन बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच किसी और पैनल से करवाई जाए। दरअसल कुछ महीने पहले ही जस्टिस मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती रिपोर्ट दी थी और श्रीनिवासन के अलावा कुछ खिलाड़ियों समेत 13 लोगों पर उंगली उठाई थी। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था क्या हर स्कूल में 5-6 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यौन शोषण मामले में पीड़ित पक्ष ने आसाराम के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने आसाराम की जेल अधिकारियों से मिलीभगत का शक जाहिर किया है। असम की कांग्रेस विधायक रूमी नाथ एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। बुरखोला सीट से विधायक रूमी नाथ का आरोप है कि उनके पति जैकी जैकब ने पैसे की डिमांड पूरी न करने के चलते बुरी तरह मारा पीटा। हफ्सी दरिंदों ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली को शर्मसार किया है। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक नाबालिग को 4 दरिंदों ने अगवा कर लिया। उसके बाद उसे 6 दिन तक गैंगरेप करते रहे। बदमाशों ने लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया। इसके बाद उसे दिल्ली के खजूरी इलाके में रखा गया। बदमाश लड़की को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 आरोपी अभी फरार हैं। लड़की के घरवालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में एक परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हीं लोगों को डरा धमका रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कल स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। छेड़छाड़ से गुस्साए छात्रों के परिजनों के बीच सड़क पर इकट्ठा होकर लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। हंगामा कर रहे दर्जनों लड़कों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। आगरा के सदर बाजार इलाके में स्टेट बैंक की ब्रांच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बैंक में लगे एक एसी में लगी। श्रीनगर के छत्ताबल इलाके में एक घर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से पूरा घर जलकर राख हो गया। गुजरात के सूरत में बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे से पूरी इमारत के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इमारत में फंसे कई लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के वडोदरा में हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 14 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर है। गाजियाबाद में 2 प्रॉपर्टी डीलरों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैल गई। ये वारदात जलालपुर इलाके में हुई। यूपी के फतेहपुर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ लिया है। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में पुलिस ने कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चोरों के पास से 22 कार बरामद की गई। हरियाणा के जींद में रामकिशन नाम के एक शख्स ने 8 फीट ऊंची केतली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। अभी 5 फीट 10 इंच की केतली का वर्ल्ड रिकॉर्ड चीन के नाम है।
आईपीएल के सीजन 7 में आज सिर्फ एक मैच है। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है। यूएई में आज आईपीएल 7 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 2 मई से आईपीएल के सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। आईपीएल 7 में कल हुए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। मैच सुपर ओवर तक गया, लेकिन यहां भी टाई की स्थिति बन गई। लेकिन मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने के चलते राजस्थान को विजेता घोषित किया गया। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 152 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम भी 20 ओवर में 152 रन ही बना पाई। अमेरिका के एक अदालत ने सिख विरोधी दंगा में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन की अर्जी खारिज कर दी है। करीब 2 महीने से लापता मलेशियाई विमान का मलबा मिलने का दावा ऑस्ट्रेलिया की एक मरीन कंपनी ने किया है। इस कंपनी का दावा है कि बंगाल की खाड़ी में विमान का मलबा है। अमेरिका में तूफान की तबाही थमने का नाम ले रही मिसिसिपी के ट्रोपोलो में भयानक बर्बादी हुई है। वहीं अब तक हताहतों की तादाद 20 को पार कर गई है। फिल्म अभिनेता जितेंद्र को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान से आज नवाजा जाने वाला है। जितेंद्र को आज दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अब निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखना चाहती हैं। चर्चा है कि माधुरी इन दिनों एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। अभिनेता से निर्देशक बने विजयराज अपनी फिल्म क्या दिल्ली क्या लाहौर के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। भारत पाक बंटवारे पर बनी यह फिल्म 2 मई को रिलीज होनी है। 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे के दिन दिल्ली में नाच गाने का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुए इस प्रोग्राम में 130 कलाकारों ने हिस्सा लिया। और हीरोपंती के हीरो टाइगर श्रॉफ ने और हीरोइन कृति शेनन ने अपने फैंस के साथ वर्ल्ड डांस डे मनाया। टाइगर ने फैंस को कुछ डांस स्टेप्स भी सिखाए।